तो आज के क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो भाई केमिकल बॉन्डिंग, तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग देखते हैं कि क्या था। आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि एटम कैसा दिखाई देगा, उसके बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं मॉडर्न थियरी के हिसाब से। बस एक रिकॉल कराऊंगा आपको कि अगर मुझे सोडियम के स्ट्रक्चर को बनाना है तो ये न्यूक्लियस होगा बेटा, उसके अराउंड 1s स्फेरिकल, फिर 2s बेटा, फिर 2p, x, y एंड z, उसके बाद 3s थोड़ा इससे भी बड़ा होगा। ये है ओवरऑल स्ट्रक्चर। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करोगे तो आप जानते हो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 6 था, तो दो दो एक एक ऑर्बिटल में हो गया। ये सोडियम ऐसा दिखेगा, ठीक है। एटम जब आप जान गए तो एटम को जानने के बाद कुछ आपने प्रॉपर्टीज देखी एटम से रिलेटेड, जैसे अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो उसका वेरिएशन कैसा है, आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन, राइट, वो आपने देखा। ओके, उसके बाद आपने देखा आयोनाइजेशन एनर्जी के वेरिएशन के बाद कि कैसे अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करें किसी एटम में तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, कब एनर्जी निकलेगी, कब एब्सॉर्ब होगा। उसके अलावा आपने देखा उसी पीरियोडिक ट्रेंड एंड प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैसे इसका वेरिएशन होता है किस तरह से। तो ये सारी चीजें जानने के बाद अब हम क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं कि ये सब जितना भी अभी तक हम लोग एटम और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी जान रहे हैं, क्या एटम वाकई में दुनिया में स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्या? तो आंसर है नहीं सर, राइट। जो एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट हैं वो सिर्फ कुछ गिने चुने ही हैं, और वो बहुत लेट डिस्कवर हुए थे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन शुरुआत के दिनों में, यहाँ तक कि जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया था बेटा, तब तक ये नोन नहीं थे, ठीक है। तो ये रीसेंट डिस्कवरीज में से बोला जाता है। रिसेंट का ये मतलब नहीं है कि अभी 20-25 साल पहले, ना ना ना, मतलब ये 19th सेंचुरी के एंडिंग वाले पोर्शन, और थोड़ा आप 20th सेंचुरी में मान लो कि ये सारी डिस्कवरी का टाइमलाइन ये सब है फिलहाल। तो अब जब जब हम इनके बारे में देखते हैं, ठीक है, जब 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 हम इनके बारे में देखते हैं तब तक एक ख्याल ये आता है कि भाई इनको अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी एलिमेंट आप उठा लो अपने मन से, हाइड्रोजन ले लो, सोडियम ले लो, आप क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, ठीक है, मर्क्यूरी ले लो, कुछ भी ले लो बच्चों, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते। हाइड्रोजन H के फॉर्म में ना मिल करके नेचर में H2 के फॉर्म में मिलता है, एलिमेंटल फॉर्म में। सोडियम Na के फॉर्म में ना मिल करके बहुत सारे सोडियम एटम एक साथ जुड़ जाते हैं तो सोडियम सॉलिड बनाते हैं, ठीक है, क्लस्टर ऑफ सोडियम, मतलब मेटेलिक है। उसी तरीके से क्लोरीन बेटा 2 एटम मिल करके Cl2, ब्रोमीन 2 एटम मिल करके Br2, ठीक है। और आपस में कंबाइन करके भाई HCl हो गया, HBr हो गया, NaCl हो गया, ऐसे ढेरों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बच्चों। तो ये जो एग्जिस्टेंस है वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, मतलब ज्यादातर कंबाइन फॉर्म में ही कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में बहुत पहले से ही चलता रहा कि भाई आखिर हाइड्रोजन जो है वो H2 ही क्यों है, H6 क्यों नहीं है, H10 क्यों नहीं है, H15 क्यों नहीं है? कोई तो खास बात होगी कि ये H2 में ही रुक जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से कि भाई जब सोडियम है तो वो +1 ही क्यों बना रहा है, कुछ खास बात है क्या कि +2 नहीं बना रहा है? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में साइंटिस्ट लोगों के चलता रहा, लेकिन इसका सॉल्यूशन कहाँ मिला? जब इनको देखा गया इनकी प्रॉपर्टीज को, तो सॉल्यूशन मिलने का थोड़ा सा मतलब जो एक कंपैरेटिव डिस्कशन हो सकता है वो यहाँ से हुआ। क्या हुआ भाई कि इनको देखा गया कि भाई इनमें ऐसी क्या खास बात है जो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो देखा कि इनका जो जिस भी टाइमलाइन में उनको कॉन्फ़िगरेशन मालूम था उसके हिसाब से इन्होंने देखा कि भाई ये सब तो अपनी जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो लगभग लगभग भरी हुई है इनकी। जैसे इनका 2 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, यानी 1s2, इसमें आप देखो तो 8 है, इसमें भी ऐसे ही 8 है।
तो बच्चों ये देखा कि यार ये पूरा पूरा ऑक्टेट या डुप्लेट फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इससे गेस लगाया सभी लोगों ने कि हो ना हो हर एटम ऐसा ही चाह रहा हो स्टेबल होने के लिए, क्योंकि ये स्टेबल है। तो इसलिए दिमाग में उनके ये गया कि यार अगर ये स्टेबल है तो बाकी लोग भी स्टेबल होने के लिए इनके जैसा बनना चाह रहे होंगे। तो क्या बात है भाई, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन वाइज इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरे हाइड्रोजन से अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर ले, शेयर कर ले, है ना, जिसको हम लोग जब छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं तो हम लोग ऐसा गोला मार के सीखते हैं। याद आ रहा है? ठीक है बच्चों, याद आ रहा है? यस सर। तो इनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखो, जब जब भी इसको गोला मारते हैं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? 2। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। तो कहने का मतलब कि अब देखो H2 बनते ही ये स्टेबल हो गया, दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल दोनों हीलियम जैसे हो गए। कहने का मतलब जो बॉन्डिंग का क्राइटेरिया है इर्द गिर्द, वो किसके इर्द गिर्द घूमता है? इनके। तो जो हम शुरुआत करेंगे इस चीज की वो ये है कि भाई एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट except noble gases. Atoms doesn't exist in free state, obviously, except noble gases. तो बच्चों अब नोबल गैस की जो खास बात है वही सब पे अप्लाई किया गया, ठीक है। तो दे एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। तो कंबाइन करने से नेचुरली कुछ तो खास बात होता होगा कि जैसे चलो वो तो इलेक्ट्रॉनिक वाइज हमने बता दिया, और बाकी सारी दुनिया तो एनर्जी पे ही बेस्ड है। तो अगर एनर्जी वाइज देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है और जो H2 की एनर्जी बन रही है बेटा, H2 मतलब जो H2 की एनर्जी है, ये अगर आप इनका कंपैरिजन करोगे तो हाइड्रोजन का एनर्जी काफी ऊपर होता है बेटा, और H2 का एनर्जी काफी नीचे होता है। मतलब जब भी आप ये बनाओगे तो एनर्जी निकलता है, इनसे एनर्जी रिलीज होता है। डेल्टा H इनका नेगेटिव है, ठीक है, मतलब स्टेबल बनने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल है ये सिस्टम, मतलब मोर एनर्जी है इनका, इनका एनर्जी लेस है। लोअर द एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी। H2 का एनर्जी लोअर है, इनका एनर्जी हाई है। तो अब अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो कैसा होगा? तो ऐसा बोलते हैं कि भाई 2 हाइड्रोजन एटम एनर्जी प्रोफाइल में जब बहुत दूर हैं, जब बहुत दूर हैं तो उनमें अट्रैक्शन रिपल्सन जैसा कोई बहुत विशेष चीज नहीं हो रहा है, और उनका पोटेंशियल एनर्जी नियरिंग टू जीरो है। लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक आ रहे हैं एटम्स, वैसे वैसे उनकी एनर्जी क्या होगी? घटती जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है, घटती जाएगी घटती जाएगी, मतलब स्टेबल होते जाएंगे। और एक लेवल के बाद अगर वो नजदीक आते हैं तो एनर्जी बहुत शार्पली बढ़ती है बेटा, और इतना शार्प बढ़ता है कि थोड़े ही डिस्टेंस कम करने में यहां तक। तो ये बेटा इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन है, मतलब बल्कि मैं इसको डी लिख दूं, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, जहां पे डी का मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन एटम और दूसरे हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के बीच का सेपरेशन, ये है डी बेसिकली। अगर ये इनका न्यूक्लियस है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। तो जब बेटा बहुत दूर रहेंगे यानी इनफाइनाइटली अपार्ट रहेंगे तभी हालत होगी। यहां तक आते आते क्या हो गया? सबसे मिनिमम एनर्जी यानी सबसे स्टेबल पोजीशन में है ये भी, ये इस जगह पे सबसे स्टेबल रेंज में, सबसे स्टेबल। अगर इनको मैं दिखाऊं आपको बॉन्डिंग के नजरिए से तो कुछ ऐसा हो रहा है कि हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम के क्लाउड से कुछ इस तरीके से शेयर कर लिया,
इसके बाद आपको मालूम है कि न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे प्लस, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव है ना। तो ये ओवरऑल उनका है। और थोड़ा बड़ा अगर स्ट्रक्चर करना चाहें तो आप देखो, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। आप देखो, आप यहाँ पे प्लस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, जबकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल, अब ज्यादा धक्का दोगे तो न्यूक्लियस नजदीक आ जाएंगे, प्लस प्लस, तो रिपेल रिपेल करने लगेंगे। तो इसलिए ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसी लेंथ को अगर यहाँ से यहाँ मेजर किया जाए, ये जो डिस्टेंस है यानी डी नॉट, इसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, क्योंकि इतने ही नजदीक है बॉन्ड लेंथ। तो हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ पे सबसे एनर्जी कम होगी, राइट। तो ये ग्राफिकल तरीका है इस चीज को समझाने का, एनर्जी वाइज, कि एनर्जी सबसे नजदीक यहाँ पे। उससे पहले देखो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा था, अब रिपल्सिव शुरू हो जाएगा बहुत तेजी से जब ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, इसके बाद रिपल्सिव डोमिनेट करने लगा, उसके पहले अट्रैक्टिव डोमिनेट कर रहा है। तो ये मैंने आपको बताया बेटा एनर्जी प्रोफाइल की। तो मैंने अभी तक आपको 2 चीजें बताई, एक तो इलेक्ट्रॉनिकली कैसा हो रहा है चेंजेस, दूसरा एनर्जी वाइज कैसा चेंजेस हो रहा है। तो अब आता है बच्चों कि बॉन्ड क्या है, आखिर एक केमिकल बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज अ बॉन्ड, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई आखिर बॉन्ड क्या है, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, राइट। केमिकल बॉन्ड है क्या। तो इसका सिंपल आंसर मैं करना चाहूंगा कि बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों बंधे हुए हैं। तो अगर मैं फोर्स के टर्म में बात करूं तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो कहने का मतलब कि बॉन्ड एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसका काम क्या है, एक से ज्यादा एटम को एक साथ बनाए रखना। यानी अ केमिकल बॉन्ड इज सिंपली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। which holds atoms or group of atoms together. तो अगर ये फोर्स है तो ये स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, बिल्कुल बच्चों, ये स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। इसके हिसाब से केमिकल बॉन्ड का कैटेगरी बनाया गया, प्राइमरी बॉन्डिंग, सेकेंडरी बॉन्डिंग। प्राइमरी बॉन्डिंग का मतलब कि जैसे जो H2 के बनने में जो बॉन्ड लगा हो उसको प्राइमरी बॉन्डिंग हम बोल रहे हैं। लेकिन एक H2 और दूसरा H2 भी तो आपस में अट्रैक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तो ये सेकेंडरी बॉन्ड होता है। और ये जो बॉन्डिंग हुई है इसको बोलते हैं प्राइमरी, इसलिए उसको हार्ड लाइन से दिखाते हैं। हार्ड लाइन का मतलब बहुत स्ट्रांग है, डॉट 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 का मतलब वीक है। तो सेकेंडरी, सेकेंडरी बॉन्ड, ये प्राइमरी बॉन्ड। तो अब मेरा पर्पस आपको समझाना अभी फिलहाल प्राइमरी बॉन्ड के बारे में, प्राइमरी बॉन्डिंग क्या क्या होती है, ठीक है, कितने टाइप की होती है, राइट। तो अब जो क्लासिफिकेशन मैं करने जा रहा हूं काफी हद तक इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग और उसके एक्सचेंज से रिलेटेड है, ठीक है। तो टाइप ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, प्राइमरी फोर्सेस, प्राइमरी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। टाइप ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, किस लेवल पे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं। क्योंकि भाई किसी भी तरह का बॉन्ड हो एनर्जी तो नीचे ही आएगा। तो आखिर अंतर किस में है, उनके तरीके में, जिस तरह से वो इलेक्ट्रॉन का अदला बदली या शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, अगेन आई एम टेलिंग यू प्राइमरी फोर्स ओनली राइट नाउ।
सो टाइप्स ऑफ अ केमिकल बॉन्ड में प्राइमरी फोर्स में क्या क्या है, तो तीन मेजर बड़े फोर्सेस का नाम है इसमें। जो सबसे पहला है वो है बेटा आयोनिक बॉन्ड। दूसरा है बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड। और तीसरा है बच्चों मेटालिक बॉन्ड। अब कहोगे सर ये क्या है, भाई कोवेलेंट आयनिक तो सुना है, मेटालिक। तो देखो जो मेटालिक कंपाउंड होते हैं ना, जैसे मेटल्स में बोल दूं बेटा कि आयरन ले लो या गोल्ड ले लो, सबसे अच्छे से आपको वहां पे दिखाई देगा, गोल्ड ले लो। तो गोल्ड की जो प्रॉपर्टी है वो, डायमंड एक कोवेलेंट टाइप का मॉलिक्यूल है, बहुत ही स्ट्रांग सॉलिड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, डायमंड। आयनिक बॉन्ड में आप NaCl ले लो। अगर आप इनके कैरेक्टरिस्टिक देखो तो तीनों का बिल्कुल अलग है। जैसे NaCl को अगर मैं पानी में डिसॉल्व कर दूं तो बेटा आयंस में ये टूट जाते हैं, और जिसके वजह से अगर इसमें आप करंट पास कराओ तो करंट फ्लो करता है इसके अंदर। जबकि डायमंड इतना हार्ड, इतना कि इसको वाटर में डालोगे भी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको तुमने हैमरिंग कर दिया बेटा, गोल्ड का पीस है अगर मान लो आपके पास, ठीक है, कोई भी गोल्ड का पीस है अगर मान लो आपके पास, और आपने हैमर कर दिया, उस पर बहुत तेजी से हिट कर दिया, तो बेटा ये टुकड़ों टुकड़ों में निकल सकते हैं। जबकि गोल्ड को हिट करोगे, जितना पीटोगे उतना ही फैलेगा ये। तो ये जो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब इनमें नेचर ऑफ इंटरेक्शन अलग अलग है। तो इसीलिए इनको क्लासिफाई किया गया है। इनमें क्या है, हालांकि आयनिक बॉन्ड में भी अगर आप हैमरिंग करोगे तो वो भी ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। तो मेटल बिल्कुल अलग ही तरह का बॉन्डिंग शो करता है। मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से कंडक्टिविटी आती है। आयनिक और कोवलेंट, आयनिक में तो खैर बहुत ही रेयर है, कोवलेंट में अगर एक मॉलिक्यूल हम छोड़ दें ग्रेफाइट, तो इसमें भी बहुत रेयर है ना। तो इसलिए हम इन तीनों के बारे में आपको बताना चाह रहे थे। तो आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। भाई अगर सिंपल लेवल पे मैं एकदम बात करूं कि इनमें क्या अंतर है, तो आयनिक बॉन्ड वहां बनता है जहां आयंस का प्रेजेंस हो बेटा, ठीक है। जैसे सबसे सिंपल, सबसे साधारण एग्जांपल नमक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड जो हमारे घर में यूज होता है, टेबल सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, ये सबसे साधारण एग्जांपल है। क्योंकि अगर आप इसका क्रिस्टल देखने की कोशिश करोगे तो मैं आपके सामने इसको बना रहा हूं। ये जो प्लस मैंने बनाया है ये क्या है, सोडियम आयन, ओके। और ये जो माइनस मैंने बनाया है ये कौन है, ये क्लोराइड आयन है, ठीक है। तो ये यहीं पे खत्म नहीं होता बेटा, ये दो एटम का, दो आयन का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये ऐसे चलता रहेगा। ये क्रिस्टल है, बहुत बड़ा क्रिस्टल है ये। राइट, मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, बढ़ता चला जाएगा वो, लेकिन फिलहाल अभी मैं उसको छोटा ही रखूंगा। राइट, तो ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा आपको। ये 3D डायग्राम में बेटा मैंने तो फिर भी 2 डायमेंशन में आपको बनाया है, ठीक है। कुछ इस तरह का आपको अरेंजमेंट ओवरऑल देखने को मिलेगा, है ना। किसकी बात मैं कर रहा हूं अभी, मैं बात कर रहा हूं आयनिक बॉन्ड की। तो आयनिक बॉन्ड की खासियत क्या है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द आयंस।
between ions, positive and negative ions. इससे क्या इनमें आएगा बच्चों? जाइंट नेटवर्क होता है इनका, बड़ा सा होता है, बहुत बड़े से, राइट? अ ह्यूज नेटवर्क इज देयर, एंड उसकी वजह से दे आर सॉलिड। किसकी बात कर रहा हूँ कौन सॉलिड होते हैं? जो जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो आयनिक बॉन्ड जहां जहां प्रेजेंट हो वो सब मोस्टली सॉलिड सॉलिड होते हैं। कंपाउंड्स हैविंग ionic bond exist in solid state। अच्छा बच्चों, अगर कोई सॉलिड हो और फोर्स इतना स्ट्रांग हो, है ना, अगर पूछा जाए कि किस नेचर का फोर्स है भाई, तो आयंस के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? कौन सा फोर्स लगेगा आयंस के बीच में? तो सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस attracted by electrostatic force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट, सिंपल। इलेक्ट्रोस्टैटिक या कुलाम, दोनों एक ही बात है, कुलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्या खास बात है बच्चों कि अब देखो ये सॉलिड है, इतना अच्छा स्ट्रांग फोर्स है ये, तो सॉलिड तो है, तो सॉलिड होने के साथ साथ इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, हैव हाई मेल्टिंग। जिसका मेल्टिंग पॉइंट ही हो हाई, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी होगा हाई। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, तो इनका अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा हो, ठीक है, अब इनकी सॉलिबिलिटी की मैं बात करूं, तो बच्चों अगर इनको घोला जाए, तो पहली बात एक बार ध्यान रखना कि इनको कभी भी हम ऐसे नॉर्मल किसी सॉल्वेंट में नहीं घोल सकते। जैसे कभी घर में एक्सपेरिमेंट करना हो तो करके देखना, आपके घर में अगर केरोसिन अवेलेबल हो या पेट्रोल अवेलेबल हो, ये मोस्टली बच्चों ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं ये सब, ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो मोस्टली नॉन पोलर के ही पास हैं। तो कभी भी आप इसमें डुबा करके रखोगे ना, मान लो एक क्रिस्टल ले लिया तुमने NaCl का बड़ा सा, और इसको एज इट इज यहाँ पड़ा रखने, महीनों तक एज इट इज पड़ा रहेगा बच्चों, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन गलती से अगर आपने पानी में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, तो आपका 1-2 घंटे के अंदर ये क्रिस्टल गायब होकर के इसमें डिसॉल्व हो चुका होगा। तो बहुत बड़ा फर्क है कि ये कहाँ डिसॉल्व होते हैं, वाटर जैसे। तो वाटर जैसे आगे चल के आपको मालूम चलेगा, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भाई आयन है प्लस और माइनस, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं प्लेट लगा दूं, ठीक है, और बैटरी लगा दूं, तो क्या ये कंडक्शन करेगा? आंसर है बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ही बकवास चीज है। क्योंकि आप सिंपली प्लेट लगा दो तो ये तो सॉलिड है ना, मूव कैसे करेंगे? तो कंडक्शन के लिए जरूरी है कि इनका मूवमेंट हो सके, और मूवमेंट के लिए या तो आप इनको पानी में डिसॉल्व कर दो, यानी इनका एक्वस सॉल्यूशन ले लो, या तो फिर आप क्या करो, इसको मोल्टेन स्टेट में लेके आओ, इतना गर्म करो कि ये मोल्टेन स्टेट में थोड़ा डिस्टेंस बन जाए इसके बीच में, राइट? तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन molten as well as in its aqueous solution, राइट? तो ये है इनका खास बात। तो आयनिक कंपाउंड के बारे में मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। अच्छा, बचपन में आपने ये भी पढ़ा होगा कि भाई
ये कैसे बनता है, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो बिल्कुल, अगर आप देखो ध्यान से, तो सोडियम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालो तो Na+ बनेगा, और वही इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन को ऐड कर दो तो ये क्लोरीन माइनस बन जाएगा। तो ये दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वही आयनिक बॉन्ड है। तो वो कैसे बना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही तो बना। तो आयंस आर जनरेटेड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर जनरेटेड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, उसको आप ऐड कर सकते हो कहीं पे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर formed by complete transfer of electron। राइट, तो ये हो गया ओवरऑल आपको किसके बारे में, आयनिक कंपाउंड के बारे में। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की, तो जैसा आयनिक कंपाउंड में क्या हो रहा है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से आयंस जनरेट हो रहे हैं और उनके बीच में प्योर। जबकि कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, in covalent bonding we have sharing of electron formed by sharing of electron। अब बच्चों ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा हो सकता है, तो हो सकता है दोनों एक एक शेयर करें, हो सकता है दो एटम दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करें, हो सकता है दो एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करें। तो जैसा वन वन शेयर किया तो H2 हो गया, टू टू शेयर किया तो आपने देखा है कि O2 के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल शेयरिंग होती है। फोर शेयरिंग पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं। दो एटम के बीच में चार बॉन्ड नहीं बन सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये आप जवाब देंगे जब मैं आगे पढ़ा दूंगा तो। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तक तो बनता है। अच्छा, शेयरिंग क्या सिर्फ इक्वल ही होती है, मतलब एक ही दोनों ही एटम बराबर बराबर शेयर करते हैं, मोस्टली यही होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, कई बार होता है एक ही एटम शेयर करता है, मतलब एक ही एटम डोनेट करता है बट शेयर दोनों के बीच में होता है। ऐसे हमारे पास भी काफी सारे एग्जाम्पल हैं। उनमें से बस मैं एक आपके पास अभी लेके आऊंगा। जैसा कि ओजोन में मिलता है ओ डबल बॉन्ड ओ, तीन तीन ऑक्सीजन होते हैं बेटा उसके अंदर। तो तीन ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन को डेटिव बॉन्ड देना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर आप लोग खुद थोड़े दिन के बाद ड्रॉ करना सीख जाएंगे। इसको बोलते हैं हम डेटिव बॉन्ड, ये भी एक तरह का शेयरिंग है। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड में दो सेगमेंट आता है, इक्वल शेयरिंग एंड अनइक्वल शेयरिंग। मींस एक ही डोनेट करे दोनों शेयर करें। तो इक्वल शेयरिंग को हम सिंपल कोवलेंट बोलते हैं और बाकी को डेटिव। मेटालिक बॉन्ड बिल्कुल ही अलग तरह का बॉन्ड है। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत ज्यादा हमारे सिलेबस में है नहीं डिस्कस करने के लिए, तो इस पे हम लोग थोड़ा अवॉइड ही करेंगे। लेकिन जब मेटल हम पढ़ाएंगे कभी, तो उसमें हम आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आइए कोवलेंट को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो कोवलेंट में जैसा मैंने आपको बताया था कि दो तरह का बॉन्डिंग सेगमेंट है। एक तो इक्वल शेयरिंग का, जिसको हम सिंपल कोवलेंट का नाम ले रहे हैं, और दूसरा है बच्चों जिसमें एक ही डोनेट कर रहा है बट दोनों शेयर कर रहे हैं, उसको हम डेटिव बॉन्ड बोलते हैं।
डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड उसका नाम है, और उसका नाम डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड है। राइट, तो देखते हैं, आ जाओ एक एक का एग्जांपल देखते हैं। तो सिंपल कोवेलेंट की अगर मैं बात करूं, तो जैसा मैंने आपको भी बताया कि इक्वल शेयरिंग, जैसा H2 के अंदर, O2 के अंदर, ठीक है, N2 के अंदर। डेटिव बॉन्ड, तो जैसा मैंने आपको बताया, ये रफ रफ फेज में रिप्रेजेंट करना हो तो कुछ ऐसा होता है कि कोई अगर एटम ए हो, कोई एटम बी हो, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। बच्चों ऐसे लिखना या ऐसे लिखना दोनों एक ही बराबर है, ध्यान रखिएगा। अगर एरो हटा रहे हैं आप, देखिए यहाँ पे एरो बना हुआ है, अगर आपने एरो हटा दिया, ध्यान से समझना ये बात, एरो हटा दिया तो इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर भी है। एरो हटा दिया तो जिसने दिया उस पे प्लस लगाइए, एक ही प्लस डालना है, और जिसने लिया उसको नेगेटिव डालिए। तो आपको अगर एरो नहीं दिखाना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों चीजें इक्वली वैलिड है, ठीक है। तो ये डेटिव बॉन्ड है, ये आपका डोनर एटम है, और ये एक्सेप्टर। तो डोनर और एक्सेप्टर, तो भाई डोनर की क्या खास बात है और एक्सेप्टर की क्या क्या खास बात है। तो आगे जैसे जैसे लुईस स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम आपको इनके बारे में विशेषता भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। ऐसे आप कॉमन सेंस लगाए तो समझ में आ सकता है, इसका मतलब ज्यादातर एक्सेप्टर एटम्स या तो इलेक्ट्रॉनिकली डिप्राइव्ड रहेंगे, इनको जितनी इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना नहीं होगा, या तो उनके पास एक्स्ट्रा स्पेस होगा अवेलेबल जहां पे वो इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। और कहाँ रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो ऑर्बिटल में, आपको मालूम है। तो ये रहा जनरल डिस्क्रिप्शन, ओके। अब आते हैं इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे, राइट। इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बच्चों आवाज आ रही है सबको? यस सर। अब इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे अगर मैं आने की बात करूं, तो बच्चों जब से एटम के बारे में लोग खोज रहे हैं सारी चीजें कि भाई एटम कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लगभग तभी से आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि आखिर बॉन्ड बनता कैसे है, उसके बारे में तरह तरह के साइंटिस्ट अलग अलग अपना विचार देके गए हैं। कुछ लोग तो बड़ा ही वियर्ड वियर्ड टाइप में विचार देके चले गए, लेकिन हाँ उस टाइम पे जैसा जानकारी उसके हिसाब से, जैसे एक एक लोग थे, उन्होंने बोला था कि एकदम क्यूब की तरह समझिए, जैसे 8 कॉर्नर्स होते हैं तो 8 जगहों पे पूरा साझा होना चाहिए। तो अलग अलग तरह की कहानियां हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं, लेकिन हमें अपना टाइम उन सब चीजों में नहीं लगाना है, ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। हम आएंगे उन जगहों से जहां से इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन माना जाता है लोगों का केमिकल बॉन्डिंग की दुनिया में। तो जैसा मैंने आपको बताया, दो सेगमेंट, एक था आयनिक बॉन्ड और दूसरा था कोवलेंट बॉन्ड। तो पहला मैं आपको बात करूंगा आयनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें और भी हम लोग को सीखने को मिलेगी। फिलहाल फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड के बारे में, तो बच्चों जैसा अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि भाई सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, ठीक है। तो ये सब जितने भी एलिमेंट आपके सामने दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्सियम हो या मान लीजिए एल्यूमिनियम हो, तो आखिर इन पे चार्ज क्या रखा जाए। तो फिर से वही बात, अगर आप नोबल गैसेस को देखें, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है नियॉन, फिर 3s1।
अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बिल्कुल नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसी तरीके से पोटेशियम और रुबिडियम भी आप देखोगे तो नोबल गैस के बाद एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर है। तो चूंकि मैंने बताया कि भाई नोबल गैस के जैसा रूटीन फॉलो करना चाहेंगे मोस्ट ऑफ द केटायंस, तो इसलिए अच्छा नोबल गैस ही क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा जैसे ही निकालोगे बेटा वो 2p से निकलेगा, और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का गैप होता है। इसलिए सेम सेल से आप इलेक्ट्रॉन निकालो, तो जैसे मैग्नीशियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो थर्ड सेल से निकल गया, फिर अचानक से अंदर आए तो बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, इसलिए तो उसी तरीके से एल्यूमिनियम का 3। तो आप इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से आप देखो तो नोबल गैस के जैसा बनना चाह रहा है, एनर्जी वाइज देखो तो उतनी ही एनर्जी निकालो जितना अफोर्डेबल हो, बहुत ज्यादा एनर्जी ना निकले। तो कोई भी एस ब्लॉक या पी ब्लॉक का एलिमेंट हो, आप जनरली उसका प्रिडिक्शन कर सकते हो कि वो +1 में होगा कि +2 में होगा कि +3 में। लेकिन क्या ये हर समय सही होगा? जैसे अगर मैं बोरॉन फैमिली का बात करूं तो बाहर का कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 होता है, वो चाहे बोरॉन हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे गैलियम हो, चाहे इंडियम हो, चाहे थैलियम। तो उस हिसाब से अगर मैं सेम सेल से इलेक्ट्रॉन निकालूं तो सबका +3 आना चाहिए। बोरॉन का +3 होता भी है, एल्यूमिनियम का भी +3 स्टेट होता है, लेकिन बेटा गैलियम +1 भी बताता है और +3 भी, ये दोनों ही स्टेट में मिलता है। तो आखिर +1 में मिल रहा है तो कोई तो स्टेबिलिटी होगी, तभी तो +1 में मिल रहा है। तो हाँ बच्चों, तो सारा स्टेबिलिटी मतलब जो आयन बनाने की क्षमता है वो सिर्फ एक ही चीज से डिफाइन नहीं होती। ज्यादातर केस में हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि हम लोग देखते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन निकालो जिससे नोबल गैस बन जाए, जरूरी नहीं है। हाँ लेकिन वो एक अच्छा हैंडफुल टूल है जिससे शुरुआत के दिनों में एक जानकारी मिली थी, लेकिन ओवरऑल एनर्जी फैक्टर सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है, यानी थर्मोडायनेमिक्स सबसे बड़ा फैक्टर है। तो फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड में मैं उसी साइकिल को डिस्कस करूंगा जितने एनर्जी टर्म इन्वॉल्व हैं। जैसे कि अगर मैं नेट रिएक्शन की बात करूं तो जब कभी भी हम सोडियम सॉलिड को अगर क्लोरीन के साथ हम रखने की कोशिश करें तो हम बोलते हैं कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट में एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलेंगे, बल्कि आपस में कंबाइन करके एलिमेंटल एलिमेंटल जब ये चूंकि बहुत रिएक्टिव होते हैं सोडियम भी और क्लोरीन भी, तो रिएक्शन करने के बाद ये NaCl बनाएंगे, NaCl सॉलिड, वो भी सीधा सॉलिड। सॉलिड जैसे ही मैंने नाम लिया तो उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर दिमाग में तुरंत गूंजना चाहिए कि मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। मैं जैसे ही सॉलिड बोल रहा हूँ मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, राइट, इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तो आखिर यहां से यहां तक का जर्नी, यानी सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस से यहां तक पहुंचने में आखिर क्या क्या चीजें हमें करना पड़ गया, उसी का एनालिसिस हम करेंगे। ठीक, तो आइए पहला स्टेप क्या होगा इस चीज में। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जो सोडियम सॉलिड था, जो एक सोडियम सॉलिड था हमारे साथ, बच्चों आवाज आ रहा है सबको? यस सर। यस। तो ये जो सोडियम सॉलिड था हमारे पास, राइट, इससे सबसे पहले आपने ब्रेक किया होगा। ब्रेक करने का मतलब आपने पहले इसको गैस बनाया होगा। तो भाई जब उस ड्यूरेशन में ये गैस के फॉर्म में आ गया, गैस के फॉर्म में आने का मतलब बेटा एटम बहुत दूर दूर हो गए, एटम बहुत दूर दूर हो गए। तो ये सॉलिड और ये गैस, राइट। तो सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस, तो यहाँ पे जो एनर्जी टर्म एब्जॉर्ब, मतलब जो एनर्जी टर्म आया है बेटा उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन एनर्जी। अच्छा, सब्लिमेशन एनर्जी नाम उसका सब्लिमेशन, SE में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे।
अच्छा, ये एंडोथर्मिक स्टेप है या एक्सोथर्मिक स्टेप? सर तो एंडोथर्मिक। आंसर है, एंडोथर्मिक। हाँ बिल्कुल, कि हमें एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच इसका पॉजिटिव है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। फिर क्या करेंगे भाई? उसके बाद हम क्या करेंगे? दूसरा, कि जो सोडियम है गैस बन चुका है, उससे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अब। तभी तो, क्योंकि उसको अल्टीमेटली तो प्लस बनाना है। तो इस प्रोसेस में जो आयनाइजेशन, जो एनर्जी लगेगी, उसको क्या हम बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। वो क्या एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? आयोनाइजेशन एनर्जी कैसा, आयोनाइजेशन कैसा प्रोसेस है? फिर तीसरा क्या, कि भाई अब क्लोरीन को भी तो Cl माइनस तक लेके आए। तो तीसरा ये है कि आप जो क्लोरीन नेचर में Cl2 के फॉर्म में मिलता है, यानी क्लोरीन गैस के फॉर्म में, उसके आप इस कोवलेंट नेटवर्क को तोड़ दो। इस कोवलेंट बॉन्ड को अगर आप तोड़ोगे, तो जो एनर्जी लगेगा उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो जब आप ऐसा करोगे, तो जो एनर्जी आएगा वो बॉन्ड एनर्जी है। जबकि अगर आप इसी का हाफ वैल्यू, क्योंकि आपको तो एक ही क्लोरीन एटम, मतलब 1 मोल ही चाहिए, तो ऐसे केस में आप जब इसको ब्रेक करोगे हाफ को, तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगा वो आएगा बॉन्ड एनर्जी बाई 2। तो हमको ये भी चाहिए। और इसके बाद क्या, तो भाई अब एक बार क्लोरीन गैस बन गया, तो अब इसको इलेक्ट्रॉन हमें दे देना है। इलेक्ट्रॉन देने पे ये क्लोरीन माइनस बन जाएगा गैस के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो एनर्जी चेंजेस आएंगे वो कैसा होगा, इंडो या एक्सो? एक्सो। समझ में आ रहा है? तो ये पहला ऐसा स्टेप मिला जहां पे एनर्जी निकल रही है, यानी सिस्टम का एनर्जी घट रहा है, जिससे उसको थोड़ी स्टेबिलिटी मिल रही है। ये पहला वैसा चीज आया। अच्छा, अभी क्या हमारा आयनिक बॉन्ड बन गया क्या? क्या प्लस और माइनस के बनते ही क्या हमारा आयनिक बॉन्ड बन गया? आंसर है बिल्कुल नहीं। गैस का मतलब ये है कि ये बहुत दूर दूर है, जबकि हमें पहुंचना तो यहाँ पे था, आयनिक सॉलिड में। तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए बोलते हैं कि आप Na+NCl- को अब करीब लेके आना है। जो इनफाइनाइटली सेपरेटेड थे गैस के फॉर्म में, यानी कि Cl-, जो बहुत दूर दूर थे ये प्लस और माइनस, अब ये नजदीक आ रहे हैं। ऐसे एक नहीं, 1 मोल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? तो जब ये नजदीक आएंगे तो बन जाएगा NaCl सॉलिड, आयनिक सॉलिड, जो आपको देखने में ऐसा, जो आपको देखने में ऐसा मिलेगा। भाई ये कैसा स्टेप है? क्या इसमें एनर्जी लगेगा या इवॉल्व होगा? मतलब इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होगा बिल्कुल, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव कभी भी नजदीक आएंगे बच्चों, प्लस और माइनस, तो आप पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से देख लो, इज इक्वल टू K Q1 Q2। तो ये प्रोडक्ट दोनों का, प्लस इंटू माइनस का प्रोडक्ट माइनस ही रहेगा। तो -KQ, मैग्नीट्यूड ले लेता हूं मैं सबका, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। तो जैसे जैसे आप आर कम करते जाओगे, ये वैल्यू बढ़ता जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी घटता जाएगा। नेगेटिव लगा हुआ है ना, तो घटेगा। तो जब वो घटता चला जाएगा बच्चों, तो वो स्टेबल और स्टेबल होता जाएगा। तो घट रहा है एनर्जी, तो गया कहाँ? तो निकल रहा होगा, है ना? तो ये डेल्टा एच इसका नेगेटिव होता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जैसे आप जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। जब आप बॉन्ड तोड़ रहे हो तो बॉन्ड एनर्जी बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आयनेशन एनर्जी बोल रहे हैं। सॉलिड को गैस में बदल रहे हो तो क्या बोल रहे हैं हम? सब्लिमेशन। तो वैसे ही बच्चों, इसका क्या नाम है भाई? जब प्लस और माइनस मिल करके ये सॉलिड बना रहे हैं, तब उसका क्या नाम? तो इसको बोलते हैं बच्चों लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी।
इसको U से सिंबलाइज करते हैं। U मतलब लैटिस एनर्जी। तो हमारे पास दो फैक्टर ऐसे मिल गए अभी तक जो नेगेटिव एनर्जी में जहां से रिलीज हो रही है, एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक लैटिस एनर्जी। ये दो ऐसे स्टेप मिले हमें, ये दोनों जहां से एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अब जब हमें ओवरऑल एनर्जी देखना हो तो क्या क्या हुआ, तो हमने इतना एनर्जी दिया, इतना और दिया, फिर इतना और दिया, इतना निकला और इतना निकला। तो ओवरऑल अगर एनर्जी चेंज की हम बात करें, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड, इतना कहानी अगर मैं लिखूं, अगर 25 डिग्री पे है तो नॉट लग जाता है, वो किसके किसके बराबर है, तो भाई सब्लिमेशन एनर्जी के। उसमें आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को जोड़ दीजिए या बॉन्ड एनर्जी को जोड़ दीजिए, आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी। और क्या आपने और क्या दिया था एनर्जी, आपने दिया था आयोनाइजेशन के लिए। ये तीन एनर्जी आपने पॉजिटिव में दी थी, निकला क्या क्या था, दो चीज, एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और दूसरा लैटिस एनर्जी। तो बताइए, आप खुद से बताइए कॉमन सेंस लगा करके कि एक अच्छा आयनिक कंपाउंड बनने के लिए, एक बहुत ही बढ़िया आयनिक कंपाउंड बनने के लिए एलिमेंट से डायरेक्टली ओवरऑल जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है NaCl का, वो पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव ना भाई, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव होगा तभी तो इसका एनर्जी कम हुआ इन दोनों के कंपैरिजन में, तभी तो अच्छा है। तो ये नेगेटिव होने के लिए कौन से टर्म ज्यादा होने चाहिए, ये दोनों या पहले तीन? दोनों। तो बोलते हैं कि अ बेटर आयनिक कंपाउंड विल फॉर्म एंड स्टेबल ionic compound will form when a better and stable ionic compound will form when delta H formation is more negative, more and more negative. राइट? तो अब उसको नेगेटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसको नेगेटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको ये दोनों का जो सम है और ये तीनों का जो सम है, इसमें ये दोनों ज्यादा होना पड़ेगा। For getting more negative value, the sum of electron affinity and lattice energy should be as high as possible, and the sum of sublimation energy, ionization energy, bond energy should be as less as possible. तो अब अगर इन सब चीजों को देखिए बच्चों, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि सबसे बढ़िया कौन सा आयनिक कंपाउंड बनेगा जहां पे ये आयनाइजेशन और सब्लिमेशन कम हो? तो आंसर आता है, अगर आप अल्कली मेटल को देखो, लिथियम से लेकर के सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब ऐसे हैं जिनका लीस्ट सबसे कम होता है, लीस्ट सब्लिमेशन एनर्जी। क्योंकि सब्लिमेशन एनर्जी किस पे डिपेंड होता है बेटा?
depends on number of electron in valence shell. अदर भी चीजें हैं, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। लीस्ट होता है अल्कली मेटल्स के लिए, और इनका क्या लीस्ट होता है? तो भाई आयोनाइजेशन एनर्जी इज आल्सो लीस्ट आई, क्योंकि ग्रुप में लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो आयोनाइजेशन बढ़ता ही है। तो ये दोनों कैरेक्टर इनको बहुत अच्छा बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से बच्चों आप एकदम उधर चले जाइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में। तो ये ऐसे हैं जिनका लीस्ट बॉन्ड एनर्जी होता है। लीस्ट बॉन्ड एनर्जी के साथ साथ और अगर आप देखने की कोशिश करो तो इनका हायर होता है क्या चीज? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये फैक्टर इनको बढ़िया बनाते हैं। ये फैक्टर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का इनको आइडियली सूट करते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में सबसे ज्यादा आयनिक कंपाउंड बनता है। उसका कारण आपको समझ में आया होगा। उसका कारण ये है जो हमने अभी एनर्जी से सारा चीज है, और ये जो इतना कहानी मैंने आपको सुनाया ना, ये सारा चीज इसी को बोलते हैं बॉर्न हैबर साइकिल, बाय बॉर्न हैबर साइकिल। राइट, बॉर्न हैबर साइकिल। बेसिकली कंप्लीट कंपाउंड बनने तक में कितने एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इनमें अगर मैं थोड़ा ब्रेक करके एक एक चीज के बारे में डिस्कस करूं, जैसे आपको मैंने आयनाइजेशन में पहले ही बता दिया है, सब्लिमेशन भी मैंने आपको अभी आइडिया दे दिया है कि सब्लिमेशन एनर्जी का अगर आपको ऑर्डर चाहिए तो सब्लिमेशन एनर्जी का ऑर्डर भी हम देख लेते हैं। एक जनरल ऑर्डर, राइट। तो पहली बात तो सबसे कम होता है इनका अल्कली मेटल का, लेकिन उनमें भी लिथियम का ज्यादा होता है। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम। इसलिए देखा होगा कि कभी कभी अगर आपने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स वगैरह को अगर कभी आपने ऑब्जर्व किया है तो उसमें देखा होगा कि सोडियम का एक टुकड़ा पानी में डालते ही बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है, बहुत तेजी से बबल्स ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व करता है। लिथियम डाल दीजिए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सब्लिमेशन इतना कम हो गया कि बहुत जल्दी ये एटम्स में बदल जाएगा और तुरंत आयोनाइज होकर के आयोनाइजेशन एनर्जी भी बहुत कम है। इस वजह से ये विग्रस बहुत होते हैं, ठीक है। और वहीं अगर दूसरा कंपैरिजन करना हो कि भाई सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो सिंपल ये बढ़ता जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक है। और कुछ इसी तरह का ट्रेंड आपको डी ब्लॉक में भी मिलता है। स्कैंडियम से ज्यादा टाइटेनियम, से ज्यादा वेनेडियम, उससे ज्यादा बेटा क्रोमियम का, राइट। हालांकि वो ट्रेंड उसमें कंटिन्यू नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़े और फीचर्स ऐड होते हैं। एक डीडी बॉन्डिंग भी आता है जो कि मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा, लेकिन क्रोमियम तक सीधा बिल्कुल ऐसे ही इंक्रीज होता जाता है। तो ये कुछ फीचर्स थे जो मुझे आपको समझाना था रिलेटेड टू सब्लिमेशन। दूसरा, उसमें अगर फैक्टर देखो तो आयनाइजेशन मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया। उसके बाद बच जाता है कौन सा? लैटिस समझना है, बहुत जरूरी है। लैटिस एनर्जी क्या है, इस पे भी बड़े क्वेश्चंस आते हैं।
लैटिस एनर्जी क्या होता है, कैसे निकालते हैं? तो जैसा अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि जब कभी भी आयंस बन जाए गैसियस फॉर्म में, ये स्टेप कि गैसियस फॉर्म में आयंस है, अब आप इनको नजदीक लेके आ रहे हो और बना रहे हो ये सॉलिड, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो उसको बोलते हैं। तो अगर इसको वर्डिंग्स में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे लैटिस एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड राइट, कब? व्हेन, पर मोल में डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है? व्हेन 1 मोल of given ionic compound form from its constituent ions, राइट, जो उनके आयंस हैं उनसे अगर वो बन रहा है तो उसमें जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको बोलते हैं। राइट, अब इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी बोला जा सकता है कि भाई जो आयनिक कंपाउंड बन गया उसको आयंस में तोड़ना और उनको इन्फिनाइट तक लेके जाना, उसमें जो एनर्जी लगे वो भी लैटिस एनर्जी है। भाई दोनों ही बात हो गया कि या तो बनने में जितना निकल रहा हो उतना, या तो फिर तोड़ने में, आयनिक कंपाउंड को आयंस में ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लग रही हो उसको भी हम लैटिस एनर्जी बोल सकते हैं। तो ओरिजिनलिटी में अगर आप चाहोगे कि लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला बताइए सर कैसे निकालेंगे, तो बच्चों अगर दो ही आयंस हो, एक प्लस और एक माइनस, और ये दोनों एकदम नजदीक आ रहे हो, तब तो बड़ा सिंपल सा है। जो लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड है ना, वो सिंपली किसके बराबर, दो आयन के लिए हो जाएगा k इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R। यही होता है लैटिस एनर्जी, मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो बेसिकली इसमें दो फैक्टर हैं। U इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, Q1 इंटू Q2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, और दूसरा अगर आप देखो तो उनके रिलेटिव आयनिक सेपरेशन, यानी ये आयनिक सेपरेशन मतलब R प्लस प्लस R माइनस, कैटायन और एनायन के बीच का जो दूरी है, बेसिकली ये, जिसको हम R प्लस प्लस R माइनस बोल रहे हैं, कैटायन प्लस एनायन। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हालांकि ये दो ही आयन नहीं है बच्चों, ऐसे तो बहुत सारे आयन्स है ना, लेकिन मैंने प्रोपोर्शनैलिटी लिखा है कि इफ देर आर टू आयन्स ओनली, अगर दो ही आयन से मिलकर बना हो कोई चीज तब, राइट। तो इसलिए ज्यादा बेटर ये होगा कि हम प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में बात करें, वो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा था, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, वो ये, और यही वैल्यू U के बराबर। तो U प्रोपोर्शनल टू दिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/। जो एक्चुअल इक्वेशन है वो एक इक्वेशन है जिसको जिसके अंदर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फैक्टर सारे कैलकुलेट किया जाता है। उसके अंदर ये सारा चीजें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। वो Q1 Q2 बाई R तो है ही, साथ में वो रिपल्सन को ध्यान में देते हुए 1/1/n भी है। बॉर्न लिंडे इक्वेशन बोलते हैं इसको, राइट। लेकिन हमें इन सब चीजों में नहीं पढ़ना, हमें बहुत सिंपल सा चीज देखते हुए आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो अब इस पे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आएगा। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो बच्चों आप क्या आंसर करोगे? अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी।
अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आपका आंसर क्या होगा इस चीज में? ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको दिया लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, आपके हिसाब से, और मान लो रुबिडियम फ्लोराइड दे दिया, आपके हिसाब से क्या लगता है इसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए? पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है, मैं सोडियम फ्लोराइड ले रहा हूं, उसके बाद मैं ले रहा हूं मैग्नीशियम फ्लोराइड, उसके बाद एल्यूमिनियम फ्लोराइड ले रहा हूं, तो आपके हिसाब से क्या हो रहा है? तीसरा मैं ले रहा हूं सोडियम ऑक्साइड, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये इतने एग्जाम्पल काफी सफिशिएंट है, आपको सारा आइडिया लग जाएगा कैसे सोचना है इन तीनों में। तो इनमें एक बार ये सवाल करने की कोशिश करिए कि लैटिस एनर्जी का बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में कोई भी एक ऑर्डर बताइए। ठीक है, थोड़ा 1 मिनट का समय देता हूँ, सोचिए। यस Yes. ठीक है, तो लेट मी चेक, रिकॉर्डिंग हो रही है? यस, इट्स गोइंग ऑन। सो बच्चों, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, रूबी, इसमें क्या आएगा आंसर भाई? इसमें क्या ऑर्डर होगा? करेक्ट लिथियम। ऑर्डर क्या होगा? लिथियम का सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। फिर सोडियम वाला, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। हाँ, तो सबसे ज्यादा लिथियम फ्लोराइड, फिर सोडियम फ्लोराइड, फिर कौन सा आएगा? पोटेशियम फ्लोराइड, फिर कौन सा आएगा? रुबिडियम फ्लोराइड। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? बहुत सिंपल है भाई, हमें मालूम है कि साइज लिथियम का छोटा होता है, तो साइज की वजह से हो रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ रेडियस, इसका डिसाइडिंग फैक्टर है। आर प्लस, आर प्लस इज डिसाइडिंग फैक्टर, राइट। सिमिलरली अगर मैं सेकंड का आंसर करूं तो उसमें तो बड़ा गजब का चीज ये हो रहा है कि NaF, MgF2 और AlF3 में तो कैटायंस और एनायंस के चार्जेस देखो, +1 -1, यहाँ +2 -1, +3 एंड -1। प्रोडक्ट ले लो, Q1 Q2 का मॉड ले लो तो कितना आ गया? 1, ये 2, ये 3। तो साफ दिख रहा है कि Q1 Q2, और साइज भी घटता जाएगा, सोडियम से मैग्नीशियम पे घट रहा है, तो दोनों ही फैक्टर है बच्चों। तो इसमें ऑर्डर तो एज इट इज ऐसा हो जाएगा। समझ में? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज से ही डिसाइड हो गया। तीसरा अगर मैं बात करूं तो उसमें भी यही आंसर आ जाएगा, Na2O, MgO, Al2O3, उसमें भी यही ऑर्डर, एकदम प्लेन। +1 इंटू -2, 2 आ गया, +2 इंटू -2, +3 इंटू -2, 4 आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो 2 4 6, तो ऑर्डर यही होगा। वन एंड 2 एंड 3, राइट। तो इस तरीके से लैटिस एनर्जी डिसाइड होगा। अब बच्चों और क्या चीज हमें इसमें जानना है? तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जो आयनिक कंपाउंड में हमें सीखना है। उनमें से एक नाम है हमारा जो है कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, ठीक है, जिसमें फजान्स रूल और भी 2-3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो देखनी है। और एक और चीज है सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, कि क्या क्या चीजें हैं। ये दोनों मैं आज फिनिश कर दूंगा तो आज कंप्लीट आयनिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपको कुछ टास्क दे दूंगा कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, कि वो आप थोड़ा क्लियर हो गए तो बहुत मजा आएगा अगली क्लास में। तो उम्मीद है कि ये कंप्लीट करने के बाद कल यानी सैटरडे को क्लास में नहीं रखूंगा, फिर वही संडे को ही करूंगा, थोड़ा बड़ा क्लास। मंजूर है सबको? या देख लेंगे कल? कल आप सभी की छुट्टी है ना? Yes, sir. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहला जो इसमें पार्ट है वो मैं लेता हूं, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। राइट, अब ये क्या है भाई? आखिर इस टॉपिक का क्या महत्व है? तो देखो, एक्चुअल में हम क्या एज्यूम करते हैं? हम ये एज्यूम करते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड बन रहा है, चाहे वो सोडियम क्लोराइड हो या कोई भी,
वो एक परफेक्ट आयनिक कंपाउंड है। मतलब उसका मतलब ये है कि उनमें किसी भी तरह का कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई तरह का शेयरिंग नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि ये आइडियल आयनिक कंपाउंड। इसका मतलब सिर्फ प्योर और प्योर अट्रैक्शन है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जबकि रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में कुछ इस तरह का होता है कि ये जो नेगेटिव आयन है बेटा, ये पोलराइज हो जाता है। ये रियलिटी है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ही उसको कोवलेंसी की तरफ लेके जाता है। क्योंकि आप देखो ना, साइज में जो छोटा है प्लस उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत हाई होगा, मतलब उसका खींचने का क्षमता थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि इसके नजदीक आओगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, तो ये अपनी तरफ खींचता है। इसलिए नेगेटिव आयन को आसानी से डिस्टॉर्ट कर देता है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे कैटायन क्या काम कर रहा है, इसको पोलराइज कर रहा है। एनायन क्या हो रहा है, पोलराइज हो रहा है। ठीक है, तो कुछ टर्म होते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं, जैसे पोलराइजिंग पावर। तो व्हाट इज पोलराइजिंग पावर? एबिलिटी टू पोलराइज अपोजिट आयन। पोलराइज, पोलराइज करने का मतलब क्या भाई, डिस्टॉर्ट करना अपोजिट आयन। मतलब ये पोलराइजिंग पावर सिर्फ और सिर्फ कैटायन का ही प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो एक टर्म है। जैसे फोर्स एक टर्म है, वो कैटायन के लिए भी वैलिड है, नेगेटिव आयन के लिए भी वैलिड है। तो वैसे एबिलिटी टू पोलराइज यानी डिस्टॉर्ट करने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, किसको बेटा, अपोजिट आयन को, अपोजिट आयन। अब ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो बड़ा सिंपल सा बात है भाई, पोलराइजिंग पावर अगर फोर्स के टर्म में आप बात करना चाह रहे हो, यानी मैं इसको पीपी लिख रहा हूं ब्रैकेट में, ठीक है। तो अगर आप फोर्स के टर्म में बात करो तो हमें क्लियरली मालूम है कि फोर्स प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई उनके बीच की दूरी की। तो मैं अगर कैटायन की बात करूंगा तो मैं सिर्फ एक ही चार्ज लूंगा, पोलराइजिंग पावर विल बी प्रोपोर्शनल टू चार्ज डिवाइडेड बाई इट्स साइज होल स्क्वायर। या रफली अगर आप मानो तो आप बोल सकते हो कि पोलराइजिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाई साइज। तो जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना स्ट्रांगली पोलराइज करेगा, जितना साइज ज्यादा होगा उतना कम पोलराइज करेगा, डिस्टॉर्शन एबिलिटी कम होगी। अगर मैं इसमें कुछ एग्जांपल जानूं तो मैं पूछूं कि ये बताओ, लिथियम प्लस सोडियम प्लस, ठीक है, तो एक बात बताओ कि अगर यहाँ पे हमारे पास सोडियम प्लस है और पोटेशियम प्लस है, ये सारे आपके सामने हैं, तो ये पहला एग्जांपल है। अब इसमें आप बताओ कि साइज बड़ा किसका है, रुबिडियम का, पोटेशियम का भी बड़ा है, सोडियम का भी बड़ा है, लिथियम का भी बड़ा है। लेकिन रिलेटिव अगर मैं बात करूं तो ऐसा आ रहा है ऑर्डर। तो अगर ये साइज का ऑर्डर ये है बेटा, तो साइज के अपोजिट होता है ना, ये साइज बड़ा तो पोलराइजिंग पावर कम। तो पोलराइजिंग पावर का अगर ऑर्डर लिखना हो तो लिथियम अच्छा है, फिर पोटेशियम। उसी तरीके से अगर आप चार्जेस के बारे में बात करो, Na+Mg+2, तो यहाँ डबल फायदा हो रहा है, एक तो चार्ज भी बढ़ रहा है, साइज भी छोटा हो रहा है। ये होता है पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर। अच्छा, मैं अगर बात करूं F-Cl-Br- की, क्यों भाई, पोलराइजिंग पावर नेगेटिव के लिए हो सकता है बिल्कुल, लेकिन जब आप आयनिक कंपाउंड की बात करते हो तो वहां पोलराइज करने का जो काम है वो कौन करता है, कैटायन। तो इसलिए कई सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोलराइजिंग पावर सिर्फ कैटायन के लिए डिफाइन है, ऐसा नहीं है।
पोलराइजिंग पावर एबिलिटी है किसी भी अपोजिट आयन को डिस्टॉर्ट करने की। वो कैटायन के लिए भी डिफाइन है, एनायन के लिए भी। लेकिन जब हम कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं तो वहां कैटायन का रोल पोलराइज करने का होता है, इसलिए कैटायन के लिए पोलराइजिंग पावर डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसका कोई एप्लीकेशन भी है क्या भाई? ये जो पोलराइजिंग पावर है इसका कोई एप्लीकेशन भी है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। आगे चल करके मैं आपको थोड़ा इसके बारे में और अच्छे से क्लैरिटी दूंगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करूंगा कोवेलेंट नेचर को डिस्कस करने के लिए। तो कोवेलेंट कैरेक्टर में ये आपने पोलराइजिंग पावर सीख लिया। उसी तरीके से पोलराइजेबिलिटी दूसरा टर्म, तो जो पोलराइज हो रहा है ये स्पेसिफिकली उसी के लिए डिफाइन है। एबिलिटी टू गेट डिस्टॉर्ट, या हाउ इजिली समथिंग इज गेटिंग डिस्टॉर्ट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अपोजिट आयन। तो अब ये किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई? तो पोलराइजेबिलिटी कितना आसानी से कौन पोलराइज, तो भाई जिसके अपने इलेक्ट्रॉन पे होल्ड अच्छा ना हो, वो कब हो सकता है? जब साइज बहुत बड़ा कर दो तो अपने इलेक्ट्रॉन को भी अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस, है कि नहीं? तो पोलराइजेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज आप रखोगे नेगेटिव आयन, मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूं, इट इज मोस्टली डिफाइंड जनरली यूज्ड फॉर एनायंस, यूज्ड फॉर एनायंस। क्योंकि कैटायन और एनायन में पोलराइज होने का एबिलिटी उसी का है। तो इसलिए चार्ज ज्यादा हो तो भी साइज बढ़ जाता है, आपको मालूम है। -1 और -2 में -2 वाले का जनरली बड़ा होता है, और अगर साइज नेचुरली बड़ा हो सेल चेंज करने से तो भी। तो चार्ज मल्टीप्लाई बाई साइज बेटा, ये डिफरेंस है। यहाँ पे देखो चार्ज साइज का रेशियो है प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे दोनों ही प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं बात करूं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, सबसे आसानी से कौन पोलराइज हो जाएगा? तो देखो बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप देखो साइज बढ़ता जा रहा है नीचे जाने पे। मैं बात करूं अगर आपको F- और O-2, राइट, मैं ऑक्सीजन -2 और सल्फर -2 का बात करूं तो ऐसा हो जाएगा। ये सब पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल लेकर करके आपको बताता हूं कि F- और O-2 में O-2 बेटर, ठीक है। तो पोलराइजेबिलिटी ऑर्डर कुछ इस तरह का है। तो अब जब दोनों चीजें जान गए तो पोलराइजेशन किसके प्रोपोर्शनल है भाई, कितना जल्दी इसमें कोवेलेंसी आएगी, तो जितना ज्यादा ये पोलराइज करने की कोशिश करेगा और जितना आसानी से ये पोलराइज हो जाएगा। सो पोलराइजेशन और शेयरिंग या कोवेलेंट कैरेक्टर किसके प्रोपोर्शनल है? कोवेलेंट कैरेक्टर is proportional to extent of polarization, कितना ज्यादा पोलराइज हो रहा है। एंड ये किसके प्रोपोर्शनल होता है भाई? तो ये जो पोलराइजेशन ये प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायंस, ये पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन।
आ रहा है बच्चों बात समझ में? तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायंस आ रहा है बच्चों? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं इसी को थोड़ा फॉर्मुलेट करने की कोशिश करूं तो थोड़ा आपको अच्छे से दिखाई देगा। इसी को फजांस ने एक नियम के हिसाब से, जिसको फजांस फर्स्ट रूल बोलते हैं, हालांकि मैं बहुत तवज्जो नहीं देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें सोचना भी नहीं है, वो नियम नहीं भी मालूम हो तो भी आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, एकदम सिंपल रखोगे केमिस्ट्री को उतना ही ज्यादा आसान रहेगा। तो अगर लिखना हो तो वो भी हम लिखा देते हैं, फजांस फर्स्ट रूल। क्या है भाई? तो जो मैंने पहला पॉइंट बताया वही फजांस फर्स्ट रूल है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इन एनी कंपाउंड इज प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। यही है उनका। राइट। Cations having more pp polarizing power will develop more covalent character. Right? Cations having more polarizing power will develop more covalent character. All right? तो एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो अगर मैं एनायन फिक्स कर दूं और कैटायन, एनायन फिक्स करके कैटायन बदलूं, जैसे NaCl, लिथियम क्लोराइड, इन सभी में मैं पूछूं कि क्या आपको क्या लगता है कोवलेंसी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, कौन ज्यादा कोवलेंट है? तो कोवलेंसी का ऑर्डर क्या दिख रहा है कि यहाँ पे पीपी का ऑर्डर क्या है भाई? तो लिथियम प्लस का ज्यादा है, सोडियम से उसका ज्यादा है, पोटेशियम से उसका ज्यादा है, रुबीडियम से। तो ये ऑर्डर ऐसा होता चला जाएगा। क्लियर है? आ रहा बात समझ में? ये फर्स्ट रूल है फजांस का। उसी तरीके से फजांस सेकंड रूल क्या है? तो मैंने जो आपको बताया था सेकंड, यानी यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी, वो इनका सेकंड रूल है। तो क्या है? anions having more polarizability will develop more covalent character in its compound. राइट? तो देखते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि बच्चों बताइए आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फाइड, इन दोनों में किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? तो सल्फाइड, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? O-2 से ज्यादा है S-2 का। ये ऑर्डर किसका है? कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो तो नेचुरल सी बात है आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ये कोवेलेंट कैरेक्टर की बात हो रही है। राइट। और तीसरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थर्ड, फजांस थर्ड रूल। ये क्या है भाई? तो बोलते हैं कि कैटायंस हैविंग स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन।
develops more covalent character than cation having noble gas configuration provided they are of similar size. जैसे बात जब आती है बच्चों सोडियम का और कॉपर प्लस का, तो इन दोनों का कंपैरिजन होता है। इसका अगर आप देखो तो 1s2 2s2 2p6 कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि नियॉन के बराबर है। कॉपर प्लस का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये आता है बेटा आर्गन 3d10 4s0। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस, क्योंकि ये भी भरा भरा बस लग रहा है। और ये क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। राइट तो एक हो गया हमारा स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा, तो इसमें देखते हैं कि पोलराइजिंग पावर का जो ऑर्डर है वो कॉपर प्लस का थोड़ा ज्यादा होता है Na प्लस से, जबकि साइज दोनों का लगभग बराबर है। कॉपर एंड सोडियम का लगभग लगभग बराबर है। तो इसमें कॉपर का थोड़ा ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग उतना अच्छा नहीं होता है। जितना एस अच्छे से शील्ड करता है उतना अच्छे से ये नहीं। इसकी वजह से इसके कंपाउंड में जेड स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहता है, जिसके वजह से क्या होता है वो डिस्टॉर्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आपको कंपेयर करना हो तो बेटा CuCl में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NaCl। उसी तरीके से बेटा ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड से ज्यादा किसका होगा? ZnCl2 का, जिंक क्लोराइड। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, सोच सकते हो इनके एग्जांपल्स। तो हो गया, ये तीनों रूल्स खत्म हो गए, तीनों लॉ खत्म हो गए। और एक मैंने आपको सिंपल सा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी बताया था कि आयनिक कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्लियर सी बात है, अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। तो वहां से भी आप देख करके बता सकते हो। क्लियर हो गया बच्चों? तो आज आज के लास्ट सेगमेंट में बढ़ते हैं बच्चों। वो क्या है? हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। सॉल्युबिलिटी। तो जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर वो ये है कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर मॉलिक्यूल्स। बच्चों आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर हो गया बेटा, H2O2 हो गया, ठीक है, DMSO हो गया, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO। ऐसे कंपाउंड्स में वो सॉल्युबल होता है। राइट, इथेनॉल ले लो आप, मिथेनॉल ले लो, इथेनॉल ले लो। ये सारे ऐसे स्पीसीज हैं बेटा जहां पे आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। अब बात करते हैं रिलेटिव सॉल्युबिलिटी की, कि भाई आखिर किस पे डिपेंड करता है और कोई चीज सॉल्युबल ही क्यों होता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो आयनिक कंपाउंड क्या है? एक बहुत ही अच्छा क्लस्टर है ना? ये आयंस का एक बहुत ही अच्छा क्लस्टर है।
तो अगर आप क्लस्टर देख लो तो आपको लगेगा कि भाई आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल क्यों हो रहा है। राइट, तो ये आखिर सॉल्युबल क्यों होता है? ये आपका आयनिक कंपाउंड है। अब देख लो कि कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग लैटिस एनर्जी है। लेकिन जैसे ही बच्चों आपने इसको किस में ले लिया, मान लो आपने इसको वाटर में ले लिया, मान लो ये मैंने आपको सॉल्वेंट ले लिया, तो मान लीजिए बच्चों अगर मैंने वाटर का लिया हुआ है, ये मान लीजिए वाटर है, ठीक, ये मैंने वाटर लिया हुआ, तो वाटर एक्चुअल में बच्चों आपको मालूम है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलिए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने ऊपर थोड़ा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव डेवलप करता है। तो उसके वजह से क्या होता है बेटा कि इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह का है कि मतलब प्लस, राइट, ओवरऑल कुछ ऐसा है कि ये प्लस भी है और माइनस भी है, मतलब डाइपोलर टाइप में है ये। और मैं सिंपल अगर इसको ड्रॉ करूं तो मैं इसको थोड़ा इससे कंपैरिजन कर सकता हूं कि भाई इसमें पोल्स हैं प्लस और माइनस। तो होगा क्या बच्चों, तो ये जो जो भी पोल्स हैं ये प्लस और माइनस, मैं इसको लेके चलता हूं ऊपर, तो नेगेटिव जो आयन है बेटा उसके चारों तरफ ये प्लस वाले पोल इकट्ठा होकर के राइट। तो मैं आपके सामने ऐसा लेके आ रहा हूं बच्चों, राइट। तो अब देखने की कोशिश करो बच्चों कि ये इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है अपने पॉजिटिव एंड से, और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है किससे, अपने नेगेटिव एंड से।
जिसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या सिचुएशन होगा, थोड़ी देर के बाद क्या सिचुएशन होगा, ये मैं आपको एक रफली स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं कि डिसॉल्व होने के बाद ये कैसा दिखाई देगा। राइट तो ये देखो बच्चों, ये जो प्लस है यानी जो कैटायंस है, बच्चों बना रहे हो ना आप लोग भी, यस सर। बनाते चलो, मेरे पास थोड़ा ज्यादा ऑप्शन है आप लोगों से, तो मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये बेटा होने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है, ये तो मैं सिर्फ दो ही दिखा रहा हूँ, ऐसे अनगिनत होते हैं इसके अंदर। इसको बोलते हैं सॉल्वेटेड सोडियम आयन, मतलब सोडियम आयन के चारों तरफ वाटर का एक लेयर बन गया। ठीक उसी तरीके से बच्चों नेगेटिव आयन, जो कि थोड़ा साइज में बड़ा होगा, नेगेटिव आयन भी सराउंडेड होगा इन्हीं डाइपोल्स के द्वारा। क्लियर है बच्चों? यस तो सर। किस तरह से आप देखो कि नेगेटिव आयन भी कैसे अट्रैक्ट हो रहा है, चारों तरफ से सॉलिवेटेड है। और ये एक ही लेयर नहीं बच्चों, मल्टी लेयर भी बनता है। ये तो मैंने आपके सामने जस्ट एक लेयर दिखाया, एक्चुअल में मल्टी लेयर बनता है, मल्टीपल लेयर, 2 लेयर्स, 3 लेयर्स। तो ये जो सॉल्वेशन हो रहा है यहाँ पे, ये जो आपने देखा है यहाँ पे, ठीक है, ये मतलब कुछ और नहीं बल्कि वाटर है, राइट। तो इसके वजह से हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है सॉल्वेशन का, जो चारों तरफ
लेयर बना ले रहा है, इससे जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा, इसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी बोलते हैं बच्चों? Hydrate. हाइड्रेशन एनर्जी। सो पहले समझो एक एक प्रोसेस क्या है। सॉल्वेशन, यहाँ पे चूंकि सॉल्वेंट वाटर है तो इसलिए हम हाइड्रेशन बोल रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ layers of solvent, polar solvent, around ion through, कौन सा बेटा? आयन डाइपोल। ये जो है ना, ये जो फोर्स है, ये देखो डाइपोल है, ये आयन था, इनके बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम है आयन डाइपोल अट्रैक्शन। So the development of layers of polar solvent around ion through ion dipole interaction is known as solvation. Is termed as solvation. And if solvent is water, then it is termed as hydration. Right? क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रेशन बोलते हैं। अगर वो वाटर है तो हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन या सॉल्वेशन से रिलेटेड जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट, अब यहां पे आप लिख सकते हो पैराग्राफ चेंज करके, एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू हाइड्रेशन of ions is termed as hydration energy. Right, energy released due to hydration of ion is termed as hydration energy. ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल प्रोसेस था। अब आती है बात कि भाई अगर मैं बात करूं तो हाइड्रेशन एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो क्लियरली आप देखो, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा लेयर बनेगा और उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, है कि नहीं? Yes, sir. तो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन के, कितना लेयर बन रहा है। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? चार्ज बाई साइज के प्रोपोर्शनल, मतलब वही सेम चीज, पोलराइजिंग पावर। तो जो मैं आपको बता रहा था, पोलराइजिंग पावर सिर्फ एक ही जगह नहीं हो, चूंकि वो फोर्स से रिलेटेड है। तो एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि भाई किसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, तो आप देखो F माइनस का काफी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू Cl माइनस, एज कंपेयर टू Br माइनस, एज कंपेयर टू I माइनस। अच्छा बताओ, हाइड्रेशन ज्यादा बन रहा है तो उसका एक्वस साइज भी तो बड़ा हो जाएगा ना बेटा। जैसे मान लो कि इसके चारों तरफ 2 लेयर बन गया वाटर का, तो जो ओवरऑल साइज है उसका, मतलब अब तो चाहे जहां भी घूमेगा इन सबको साथ लेके चलेगा, तो जो साइज है पानी में जाने के बाद तो बढ़ जा रहा है ना। तो
ये आपका हाइड्रेशन एनर्जी का भी ऑर्डर है और यही ऑर्डर एक्वस साइज का भी है। और हाइड्रेटेड साइज। समझ में आया? किसी ने डाउट मुझसे पूछा था, क्लियर हुआ? Yes. ये एक्वस, हाइड्रेशन एनर्जी और एक्वस साइज और हाइड्रेटेड साइज, जो भी आप बोलो। उसी तरीके से मैं हाइड्रेशन एनर्जी अगर आप बात पूछूं कि बेटा बताओ सोडियम, मैग्नीशियम, थोड़ा जल्दी से बताओ तो इनमें आपको क्या लगता है क्या ऑर्डर होगा? तो एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा हाइड्रेट। बिल्कुल, समझ में आया? एक्वस साइज भी वैसे ही होगा, जबकि रियल साइज क्या है? एल्यूमिनियम का छोटा होता है ना? एक क्यू लिख रहा हूं मैं नीचे, ए क्यू का मतलब एक्वस। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब क्लियर हो गया बात? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर कोई चीज डिसॉल्व हो रहा है, कोई चीज सॉल्युबल हो रहा है, तो प्रोसेस क्या है कि भाई पहले वो सॉलिड था, अब अगर हमने वहां पे वाटर डाल दिया है उसके अंदर, तो ये धीरे धीरे डिसॉल्व हो गया किसमें? Na प्लस, एक्वस बन गया चारों तरफ, और Cl माइनस एक्वस हो गया। यही हो रहा है ना बच्चों? तो हो क्या रहा है बेसिकली, ये जो प्लस और माइनस नजदीक नजदीक थे उनको मैंने दूर दूर कर दिया। मतलब बेसिकली मैंने इनमें एनर्जी चेंजेस की बात करूं, डेल्टा एच सॉल्यूशन की बात करूं, तो उसमें दो चीजें आई। एक तो इसको एनर्जी देना पड़ेगा आयंस में ब्रेक करने के लिए, वो कौन सा एनर्जी होता है? लैटिस एनर्जी, Yes. करेक्ट। और Yes. दूसरा कौन सा है बेटा जो निकल रहा है, वो कौन सा है? हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर है? तो Yes, sir. क्लियरली मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, मैं बार बार यूज कर रहा हूं, सब केस में नहीं, लैटिस एनर्जी is higher as compared to hydration, then compound have poor solubility, correct? क्योंकि आप उसको जब सेपरेट ही नहीं कर पा रहे हो, उतना एनर्जी आप दे ही नहीं पा रहे हो हाइड्रेशन एनर्जी, जिससे कि ये लैटिस एनर्जी उसको मिल जाए, तो कैसे सेपरेट होगा भाई? Yes. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. दूसरा क्या कि भाई जब लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो हाइड्रेशन एनर्जी, तब राइट, कंपाउंड हैव गुड सॉल्युबिलिटी। अब देखो मजेदार चीज क्या है, जो सबसे क्रक्स पॉइंट है, जो जिसके लिए मैं इतने देर से वेट कर रहा था। आप देखो जरा बच्चों, हाइड्रेशन एनर्जी में भी वो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। और लैटिस एनर्जी में भी अगर आपको याद हो तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज था, आर प्लस प्लस आर माइनस था, है ना? Yes. ये ये एक कैटायन का है और एक एनायन का। यहाँ पे तो दोनों खैर है, एक साथ ही नीचे डिवाइड होता है। अब एक बात बताओ, जब कभी भी साइज छोटा होगा आर प्लस का, तो तब क्या होगा? आप देखो ये साइज यहाँ पे भी छोटा ही होगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी उसका कम होगा और लैटिस एनर्जी भी, सॉरी, हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा, लैटिस भी ज्यादा होगा। जब कभी भी चार्ज ज्यादा हुआ तो देखो लैटिस भी ज्यादा हो रहा है, हाइड्रेशन भी ज्यादा हो रहा है, नहीं है? मतलब दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं या दोनों साथ साथ घट रहे हैं, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बोलिए। Yes, sir.
तो यही सबसे बड़ा परेशानी है, इस वजह से मैक्सिमम ऑर्डर हमको याद करना पड़ता है बच्चों, मैक्सिमम ऑर्डर याद करना पड़ता है, क्योंकि जब भी बढ़ेगा दोनों बढ़ेगा, जब भी घटेगा दोनों। अब उसमें डोमिनेट कौन कर रहा है उसका एक तरीका है। जैसे अगर ये बताओ, अगर मैं बोल दूं बेटा कि रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा बड़ा है केटायन से, तो ये जो सम है आर माइनस प्लस आर प्लस, ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा? आर माइनस के। भाई मैं बोल दूं कोई नंबर बहुत बड़ा हो गया, 5,000 है ये, और दूसरा वाला नंबर सिर्फ 1 है, तो अब इन दोनों को जोड़ करके कितना आएगा? तो बोलोगे ना लगभग सर 5 ही हजार हुआ ना, 1 रुपया लेके कौन अमीर बन जाएगा क्या? 5,000 5,000 1 रुपया, दोनों लगभग बराबर ही हैं। अरे आ रहा है बात समझ में मोटू? ठीक है। तो इसलिए इसलिए यहाँ पे बात क्या है कि जब भी एनायन बड़ा हो जाए, इफ एनायनिक साइज इज क्वाइट लार्ज, तब थोड़ा ट्रिक हो जाता है इसमें। एज कंपेयर टू कैटायन। जैसे फॉस्फेट बेटा बहुत बड़ा है, काफी एटम है एक साथ। सल्फेट इसमें भी बहुत बड़ा है, ठीक है। क्रोमेट ये भी काफी बड़ा है। मैंगनेट ये भी काफी बड़ा है। तो ऐसे नेगेटिव आयन आ जाए जो काफी बड़े हों, सल्फेट ये सब, ऐसे ही आप देखो तो कार्बोनेट भी, जब काफी बड़ा स्पीसीज हो जाए, तो ऐसे केस में आप देखो, जैसे अगर मैं बात करूं बेटा बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रॉन्सियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, तो इनका जो लैटिस एनर्जी है बच्चों, यू क्या है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि जो यू है, जो यू का वैल्यू है वो किसके बराबर है? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर प्लस प्लस आर माइनस। और चूंकि आर माइनस काफी बड़ा है, तो इस वजह से इसको हम लगभग क्या कर दे रहे हैं? Q1 Q2 बाई आर माइनस ओनली। तो माइनस तो सब में सेम हो गया ना, बोलिए। यस सर। तो इस वजह से ये लगभग कांस्टेंट हो गया, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। Radius of negative ion is quite larger than R plus, which makes this R minus plus R plus approximately equal to R minus. और इसके वजह से ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। जबकि हाइड्रेशन एनर्जी, तो भाई दोनों का अलग अलग सम होता है ना, कैटायन का अलग होता है, एनायन का अलग। तो हाइड्रेशन एनर्जी में आपको मालूम है कि बेरिलियम प्लस 2 इज हायर देन मैग्नीशियम प्लस 2 देन कैल्शियम प्लस 2, करेक्ट है? बोलिए। बोलिए बच्चों। यस। Yes. तो इसलिए सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा कि बेरिलियम प्लस 2 बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। बेरिलियम प्लस 2 क्या मतलब? बेरिलियम सल्फेट। समझ में आ रहा है? Yes. बट ये बड़ा, if size of cation is large, then it is not regular. Solubility is not regular. या तो, but if the size of the cation is large, या फिर क्या हो जाए, एनायन ही छोटा हो जाए।
अब एनायन, स्मॉलर एनायन कहाँ मिलेंगे भाई, वो आपको मालूम है? एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूं आपको सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, तो इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बिल्कुल ऊपर से नीचे बढ़ता है, ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। वही हालत उनके हाइड्रोक्साइड का भी होता है। ये बेटा बढ़ता जाता है, ठीक है। इतना ही नहीं, अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी लागू है ये, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उससे ज्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्सियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है, उससे भी ज्यादा बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है। सेम ऑर्डर बेटा वैलिड है लगभग लगभग फ्लोराइड के लिए भी। लेकिन इसमें फ्लोरीन बहुत आगे आ जाता है, क्योंकि इसका हाई हाइड्रेशन एनर्जी है, जिसकी वजह से फ्लोरीन यहाँ आ जाता है। तो एक्चुअल में ऑर्डर में फ्लोरीन वहां ना होकर के फ्लोरीन यहाँ हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, ऑलराइट, आ रहा है बात समझ में बच्चों? तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आपकी किताबों में भी मिलेंगे, आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो और मजा आएगा। तो आज का कंसेप्ट